नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। सोचिए 2015 में डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था जी। और आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था है। कहते हैं 2030 तक जीडीपी का 5वां हिस्सा डिजिटल होगा। बिल्कुल, ये आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, पर कहानी सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं है ना? सही कहा। ये पहल तो सीधे विकसित भारत के सपने से जुड़ी है। मतलब एक ऐसा भारत जो टेक्नोलॉजी में सशक्त हो, आत्मनिर्भर हो। हाँ, तो आज हम इसी 10 साल के सफर को खंगाल रहे हैं। क्या रही बड़ी जीतें जैसे यूपीआई, आधार, और क्या हैं चुनौतियां, डिजिटल खाई, डेटा सुरक्षा, ये सब। जी, स्रोतों के आधार पर यही समझने की कोशिश करेंगे कि शासन पर, विकास पर, आम नागरिक पर क्या असर पड़ा है। चलिए तो विजन से शुरू करते हैं। पावर टू एम्पावर का नारा था पहले। हाँ, और अब फोकस आत्मनिर्भर भारत पर है, तकनीकी आत्मनिर्भरता। और असर तो दिखता है। सबसे बड़ा तो शायद डेटा कॉस्ट में। कहाँ 300 रुपए प्रति जीबी और कहाँ अब 10 रुपए से भी कम। जी, जबरदस्त गिरावट आई है। और इसलिए इंटरनेट यूजर्स भी 25 करोड़ से बढ़कर लगभग 97 करोड़ हो गए। बिल्कुल, और यही डिजिटल इंडिया के 3 स्तंभों की बुनियाद बनी। पहला स्तंभ है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हाई स्पीड इंटरनेट, आधार, मोबाइल, बैंक खाते, सबको जोड़ना। सही। दूसरा मांग पर सेवाएं, सरकारी सेवाएं ऑनलाइन, डिजी लॉकर, युमंग ऐप वगैरह। हाँ, डिजी लॉकर में तो करोड़ों दस्तावेज हैं, बहुत सुविधाजनक। जी, और तीसरा स्तंभ है नागरिक सशक्तिकरण, डिजिटल साक्षरता, माय गाउस जैसे मंच। और यहीं से डिजिटल नागरिकता की बात आती है ना? हाँ, मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले नहीं, बल्कि स्मार्ट नागरिक जो तकनीक को समझें, सुरक्षित रहें और शासन में भाग लें। लेकिन क्या शासन वाकई स्मार्ट हुआ है? ई गवर्नेंस ने पारदर्शिता बढ़ाई है, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, पुरानी भूमि परियोजना हो या आज का युमंग ऐप, जहाँ 2300 से ज्यादा सेवाएं हैं। 8.7 करोड़ रजिस्ट्रेशन, ये तो काफी है। और डिजी लॉकर के भी 56 करोड़ से ज्यादा यूजर। ये सब सकारात्मक पहलू हैं, और इन सब के केंद्र में रहा है आधार। इसकी सफलता तो है, खासकर डीबीटी में धोखाधड़ी रोकने में। बिल्कुल। विशिष्ट पहचान और सेवाओं में आसानी, ये बड़ी सफलताएं हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। वो डेटा लीक वाली खबरें, 81.5 करोड़ भारतीयों का डेटा। जी, ये बहुत गंभीर चिंता है। ये सिर्फ डेटा नहीं, लोगों का भरोसा है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी निजता को मौलिक अधिकार माना है। तो ये एक संतुलन बनाने वाली बात है, दक्षता और विश्वास के बीच। सही कहा। जैसे पीडीएस में आधार फेल होने पर राशन न मिलना। सुविधा जरूरी है, पर सुरक्षा और भरोसे की कीमत पर नहीं। ऑनलाइन शिकायत पोर्टल सीपीजी आरएमएस का भी ऐसा ही कुछ है क्या? कहते हैं 15 दिन में शिकायत निपट जाती है। हाँ, आंकड़े तो यही दिखाते हैं, पर जमीनी अनुभव कई बार अलग होता है। निपटाया गया का मतलब हमेशा हल हुआ नहीं होता। अच्छा। इसी तरह ई कोर्ट्स है, एनजीडीजी पर करोड़ों मामले दिखते हैं। ई फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई, फायदे हैं, लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। डिजिटल विभाजन सबसे बड़ा। जिनके पास इंटरनेट या साक्षरता नहीं, उन तक ये फायदे कैसे पहुंचेंगे? प्रक्रियाएं भी अभी जटिल हैं। और ये हमें सीधे ग्रामीण भारत और डिजिटल विभाजन पर ले आता है। शहरों में 66% घरों में इंटरनेट, गांव में सिर्फ 24%। बहुत बड़ा अंतर है ये। कोशिशें हो रही हैं, भारत नेट फाइबर बिछा रहा है, सीएससीज हैं। हाँ, 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर, खेती के लिए ई नाम भी है। जी, लेकिन अंतर फिर भी गहरा है। वजहें कई हैं। डिजिटल साक्षरता कम है, अपनी भाषा में कंटेंट की कमी है, और लिंग भेद भी तो है। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के पास फोन कम है। हाँ, 61% पुरुषों के पास फोन तो सिर्फ 31% महिलाओं के पास। और डिजिटल पेमेंट में भी अमीर गरीब का फर्क साफ दिखता है। स्मार्ट सिटी मिशन का क्या हाल है? कागजों पर तो काफी प्रोजेक्ट पूरे दिखते हैं। हाँ, आंकड़े तो अच्छे हैं, पर जमीनी हकीकत मिली जुली है। कहीं एआई से ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार, देरी, गरीबों को शामिल न करने के आरोप भी लगते रहे। जी, शायद बड़े मिशन की जगह स्थानीय समस्याओं पर केंद्रित समाधान बेहतर हो। ये सारी बातें सुरक्षा और निजता के सवाल को और अहम बना देती हैं। साइबर स्वच्छता की बात हो रही है आजकल। हाँ, ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीके। सरकार ने साइबर स्वच्छता केंद्र बनाए हैं, एनसीईआरटी ट्रेनिंग दे रहा है। और वो नया कानून भी तो आया है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। जी, डीपीडीपी एक्ट। ये सहमति और नागरिकों के अधिकारों पर जोर देता है, लेकिन कानून बनना और लागू होना दो अलग बातें हैं। मतलब
कोविन या आधार डेटा लीक जैसी घटनाओं के बाद 87% लोग मानते हैं कि उनका डेटा सुरक्षित नहीं है। एक्ट के नियम अभी बन ही रहे हैं, तो असर देखना बाकी है। और एक और शब्द सुनने में आता है, साइबर संप्रभुता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हमारे देश के डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमारा अपना कितना कंट्रोल है। एक रिपोर्ट कहती है कि हम अमेरिकी टेक प्लेटफॉर्म्स, खासकर एंड्रॉयड पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं। अच्छा, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बन सकता है? बिल्कुल। इसलिए हमें अपने स्वदेशी समाधानों को और मजबूत करने की जरूरत है। आगे देखें तो 5G, AI, ब्लॉकचेन, मेटावर्स जैसी तकनीकें आ रही हैं। इनका क्या असर होगा? ये सब बदलाव की रफ्तार को और तेज करेंगी। 5G से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा, AI लाखों नौकरियां बदलेगा। तो नए कौशल सीखने पड़ेंगे। हाँ, बहुत जरूरी होगा। ब्लॉकचेन शासन में पारदर्शिता ला सकता है और ये सब तकनीकें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो डिजिटल इंडिया ने आधार, UPI जैसे नवाचारों से दुनिया में नाम तो कमाया है। ये बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। डिजिटल खाई को पाटना, डेटा सुरक्षा पक्की करना, योजनाओं को सही मायने में जमीन पर उतारना। तो आगे का रास्ता क्या हो? सबसे जरूरी है समावेश। हर गांव, हर व्यक्ति तक पहुंच। डिजिटल साक्षरता, साइबर संप्रभुता मजबूत करनी होगी। शायद एक डिजिटल स्वराज मिशन जैसा कुछ। और DPDP एक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन? हाँ, वो बहुत जरूरी है। साथ ही AI जैसे भविष्य के स्किल्स में निवेश और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से समाधान। और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल, जैसे जैसे भारत और डिजिटल हो रहा है, हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि ये तकनीकी तरक्की व्यक्तिगत निजता और वास्तविक नागरिक सशक्तिकरण की कीमत पर ना हो, खासकर उन लोगों के लिए जो इस डिजिटल क्रांति में अब भी पीछे छूट रहे हैं? सोचने वाली बात है।